अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाय निम्रा अहमद। मत छेड़ो हम अहले जुनू को। समर ने जब गाड़ी सिग्नल से तेजी से गुजारी तो बत्ती सर्द थी और उसके निकलते वो सुर्ख हो गई। उसने बेख्तियार साइड मिरर में देखा। ट्रैफिक सार्जेंट उसको इशारा कर रहा था। गहरी सांस लेकर सर झटकते उसने कार साइड पे की। इंजन बंद नहीं किया, बटन दबाया, शीशा नीचे गिरता गया। उसने सन ग्लासेस ऊपर करके घुंघरियाले बालों पे लगाए और स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रखकर मुंतजर सी नजर आने लगी। बीबी, आपने सिग्नल तोड़ा है। वो खिड़की तक आया, खुरदरे लहजे में बोला। सिग्नल मेरे गुजरने के बाद रेड हुआ था। उसने गर्दन जरा उठाकर बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं जी, आपने लाल बत्ती क्रॉस की, चलन बनता है। वो बुक्के सफे पलटते मामूल के मुताबिक कह रहा था। आप इसे संभाल कर रखें क्योंकि हम दोनों को पता है कि मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा। बत्ती जर्द थी तो आपको मालूम होगा कि जर्द के बाद बत्ती लाल होती है। आपको नहीं गुजरना चाहिए था। वो कलम खोल रहा था। फिर आपको भी मालूम होगा कि आपके सिग्नल का टाइमर खराब पड़ा है। उसने सिग्नल की जानिब इशारा किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सेकेंड बाद बत्ती सुर्ख होती है? बीबी, आप बहस क्यों कर रही हैं? चलन दिया और जाएं, वो खता कर बोला। समर ने इस बात में गर्दन हिलाई, चाबी घुमाई और कार बंद कर दी। फिर सिर उठाकर उसे देखा। मैं तो चलन नहीं दूंगी क्योंकि मेरी गलती नहीं है। और ऑफिसर, आप मुझसे ऊंची आवाज में काफी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करूंगी ये कि मैं कार इधर साइड पे लगाऊंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट बार फोन करूंगी। आधे घंटे में यहाँ बार के नुमाइंदे और दो मुखालिफ मीडिया चैनल्स के कैमरे होंगे और मैं इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताऊंगी कि किस तरह नाहल ट्रैफिक पुलिस अपने टाइमर ठीक करवाने की बजाय ख्वातीन को रोककर उनसे बदतमीजी कर रही है। और जब सारा मीडिया आईजी ट्रैफिक को लाइन पे लेकर उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाएगा तो यकीनन सबसे पहले इस ऑफिसर का नाम जाना चाहेंगे जिसने खातून को गलत रोक कर न सिर्फ उसे समात पे वक्त पे पहुंचने से भी रोका, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर समर यूसुफ हूँ। और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुई और इससे केस पे जरा सा भी असर पड़ा तो मैं उस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि आप अपनी जिंदगी के अगले 5 साल अदालत के धक्के खाते हुए गुजारेंगे। मैं जिन लोगों से रोजाना डील करती हूँ कातिल, चोर और रैपिड्स होते हैं, इसलिए मेरी कार से हाथ हटाएं, जाकर अपनी ड्यूटी करें और मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। उसने ग्लासेस वापस आंखों पे लगाई, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। ऑफिसर बेख्तियार पीछे हटा और उस से कार आगे ले गई। अल्लाह, इन औरतों को जबान न दे, हाँ फिर वकील न बनाए। वो गुस्से और बेबसी से बड़बड़ाती हुई अपनी जगह पे वापस जा रहा था। उस शेर दिल नमाज के आदाब देखना। सादी, फारस का भांजा। जवाहरात ने अचंभे से अब्रू उठाए। नौशरवानी बेजारी से सेब रख दिया। उसका खाना हराम हो चुका था। वो हर हफ्ते पारस से मिलने आता है। हाशिम गहरी सोच में डूबा आंखों की पुतलियां सुकेरे किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रहा था। उसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर वो मुझे भी अपने आसपास नजर आया 1-2 दफा, बिल्कुल रैंडम जगहों पे जहाँ उसका कोई काम नहीं था। ये लड़का कुछ गड़बड़ है। हाशिम पहले से ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। हाशिम, मुझे उस सारे मसले का हल बताओ, मुस्तर और बेचैन सी बोली। मम्मी, भाई संभालेगा ना? हाशिम ने सुना ही नहीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने फियोना को आवाज़ दी और उससे 2 दावतनामे लाने को कहा। बहुत अरसा हुआ मैं उससे नहीं मिला, शायद 1.5 साल हो गया है। अब उसे मेरी पार्टी में आना चाहिए। और जैसे कोई लाहे अमल तरकीब देकर बोला था। ओ प्लीज़, अगर वो आएगा तो मैं पार्टी में नहीं हूँगा। मैं उसे अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। नौशेरवा का मूड बिगड़ चुका था। यूनिवर्सिटी के 5 साल मैंने उसे बर्दाश्त किया, अब और नहीं। फिर एकाएक उसके तासुरात बदले। वो खड़ा हो गया। जवाहरात ने लॉन्च की सिमत देखा। शहरीन इधर ही आ रही थी। नौशेरवा का चेहरा एकदम चमकने लगा। जवाहरात ने मुस्कुरा कर गहरी सद नजरों से बारी बारी दोनों को देखा। अब कब आई मुझे पता ही नहीं चला। नौशेरवा को अपने रफ फुलिये पे जैसे शर्मिंदगी हुई थी। बदकिस्मती से शहरी मेरी बेटी की महारस की सालगिरह की तैयारी के लिए यकीनन अर्ली मॉर्निंग ही आई होगी। हाशिम मुस्कुरा कर कहते हुए उठा और मुड़कर उसे देखा। वो बेजारी से नजरअंदाज करके जवाब दिए बिना जवाहरात की तरफ मतवजा रही। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट फाइनल कर दिया, अब देख लीजिएगा। फिर नौशेरवा को देखकर तकलीफन मुस्कुराई। हाशिम तब तक बाहर निकल चुका था। लिस्ट में 2 नाम और भी ऐड करने, सादी यूसुफ और समर यूसुफ। जवाहरात ने उसे सख्त मुस्कुराहट के साथ निशानदेही की। शहरीन जरा झांकी। सादी, ओ फारस का बांचा, आप उसे जानती हैं? नौशेरवा को बुरा लगा। वो अभी तक खड़ा था। हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। वो संभल कर बेनियाज नजर आने लगी।
फिर जब जाने के लिए पलटे तो जवाहरात ने आवाज़ दी, क्या तुम शाम में आओगी? नहीं, वो बाहर जा चुकी थी। जवाहरात ने मुस्कुरा कर नौशेरमा को देखा और नज़ाकत से ईयरिंग पे उंगली फेरते हुए बोली, वो एक दिन भी दूसरी दफ़ा इस घर में आना पसंद नहीं करती। नौशेरमा चौंका, फिर खफीफ सा सर झटकर खड़ा हो गया। इस शादी लोगों का रेस्टोरेंट वही है ना? बात बदलने को उससे पूछा, या फिर वो वाकई उस नहज पे सोच रहा था। जवाहरात ने शानी उचकाकर ग्लास दबाव से लगा लिया। हवा की जिद पे भी दो एक चिराग रोशन है। सुबह अभी ताज़ा थी और सफ़ेदी सुनहरेपन में नहीं बदली थी। कार दराज के घरों के नाश्ता खत्म हो चुका था। फजर के आए शहरीन वापस। नौशेरवा दोबारा सोने और हशमकोट के लिए निकल चुका था। मगर अक्सर घरों में नाश्ते, स्कूल कॉलेज की तैयारी अभी चल रही थी। उस सेक्टर के दरमियाने दर्जे के घरों में एक वो छोटे बागीचे वाला घर भी था जिसकी बैरूनी तख्ती पे जुल्फिकार यूसुफ मरहूम लिखा था। घर के अंदर जाओ तो कमरों से कमरे निकलते थे। 2 मंजिला घर छोटा सा था, इसीलिए किचन में पकते नाश्ते की महक का धुआं सारे में फैला था। एक फरबही खातून पराठा तवे पे पलटते गुस्से से जोर जोर से आवाजें भी दे जा रही थी। उस्मा, हुनैन, उठ जाओ, वैन आने वाली है। क्या अम्मी, मेकअप का तैयार भी हो चुका हूँ, एक 13 बरस के लड़के ने नाराजी से कहते किचन में झांका। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और ब्रश से गीले बाल संवार रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और घुंघरियाले थे, अपने समर पुप्पू की तरह। निद्रत ने उजलत में मुड़ के उसे देखा। अच्छा, शाबाश। और हुनैन किधर है? कट्टू बेगम अभी तक सो रही है। कितनी दफा कहा है सिम की बड़ी बहन को उन नामों से मत पुकारा कर। गिनकर बताओ कितनी दफा अम्मी? उससे पहले कि वो जूता उतारते वो भाग चुका था। एक कमरे में आकर रुका। वहाँ 2 पलंग मुखालिफ दीवारों से लगे थे। एक की साइड पे उस्मा का बैग रखा था, दूसरे पे लिया मुंह तक लिए वो सो रही थी। हुनैन, हुनैन, उसके नाम को लंबा खींच कर पुकारा। कट्टू बेगम, उठ जाओ। फिर गुस्से से उसका लियाफ में दबकाबाजी हिलाया। अंदर कोई जंबिश नहीं हुई। उसामा की तासरात बदले, आंखों में शरारत चमकी। वो पायते की तरफ आया। वहाँ एक निस्वानी पैर लियाफ से बाहर था। उसने 2 उंगलियों से पैर के नीचे गुदगुदी की। पैर तेजी से अंदर खींचा गया, साथ ही लिहाफ उतार कर वो धाड़ी। बदतमीज उल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झुककर बैठ के आसपास जूता तलाश किया, मगर वो भाग कर चौखट के बाहर छुप गया था। फिर कच्चे की तरह गर्दन अंदर करके बोला, वैन आने वाली है, आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं करने दूंगा कट्टू बेगम। जूता उड़ता हुआ उस तक आया, मगर उस्मा उड़नछू हो चुका था। मैं छुट्टी कर भी नहीं रही, पेपर है मेरा। मगर मजाल है, जो 10 मिनट ज्यादा सोने दे। वो मुंह पर सुरती पैर फर्श पे मारती उठी। क्या यार, रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर जैसे कुछ याद आया, लपक कर राहदारी में जोर से चिल्लाई, मोटे आलू, अब आना तुम मेरे पास। कॉपी पे कोर चरवानी या नूडल्स बनवानी। गुस्सा निकाल कर अंदर आई, घड़ी देखी। ओ नो, वो भाग भाग कर तैयार होने लगी। अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर बाहर को गिरा। बमुश्किल उस ढेर को हाथ से रुककर अंदर से एक सूट खींचा, ढेर को वापस धकेला और बाथरूम में घुस गई। बाहर आई तो जल्दी जल्दी जूते पॉलिश किए। कपड़े कोई खास इस्त्री न थे, साथ अम्मी की सलवा थी। कितनी दफा कहा कि रात को काम करके रखा करो, जिस दिन मैं न करूँ तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे। और राहदारी के सिरे पे गोल मेज पे नाश्ता रखते अफरा तफरी में डांट भी रही थी। एक मेरा सदी है, कभी मुझे तंग नहीं किया, बगैर कहे हर काम करता है। वो जिस जमीन पे बैठी जूते पॉलिश कर रही थी एकदम रुकी। अम्मी, भाई कहाँ है? रेस्टोरेंट पे, आजकल ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मगर फजर के बाद ऑफिस का काम लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। कॉलोनी की मस्जिद में फजर भी आज उसी ने पढ़ाई थी। इमाम साहब बीमार है ना, और एक तुम दोनों हो। जिस दिन जूते नहीं खाओगे नमाज के लिए नहीं उठोगे। अल्लाह, भाई भी ना छुट्टी लेकर भी काम करना नहीं छोड़ेगा। वो जूते पहन कर उठी। ये बात कहते हुए अंदाज में फक्र दर आया था। तभी वैन का खान सुनाई देने लगा। जाओ मोटे, जाकर बैठो, अंकल को तसल्ली हो। उस्मा ने फौरन हिदायत पे अमल किया। अच्छा, कट्टू बेगम कहता बाहर भागा। उन्हें तवज्जो नहीं दी। वो ब्रश लिए जल्दी से माँ की कदमों में आ बैठी और गर्दन ऊंची की। वो तेज से उसकी फ्रेश चोटी बनाने लगी। अम्मी, दुआ कीजिएगा, बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर 3 रह जाएंगे, जान छुटेगी। वो सर उछा के कह रही थी। वो 20-21 साल की दुबली पतली सी लड़की थी, रंगत गजनबी थी और नकुश मामूली। खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, मगर अच्छी लगती थी। दरमियानी सी बाल सिया और सीधे थे, कंधों से जरा नीचे आकर माथे पे बराबर कटे थे। अम्मी ने फ्रेंच चुट्टी बनाते माथे वाले छोड़ दिए थे और पिछलों को गूंद कर रबर बैंड लगा दिया।
बैग उठाकर दुपट्टा कंधे पर बराबर करके बाहर निकलते निकलते हुनैन ने एकदम मुड़कर निद्रत को पुकारा। अम्मी, भाई ने वादा किया था कि आज फारस मामू रिहा होकर घर आ जाएंगे। अम्मी, क्या वाकई आ जाएंगे? उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और आस टूटने का खौफ भी। तुम्हारे भाई ने कब अपना वादा पूरा नहीं किया? निद्रत नम आंखों से मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा दी। वैन का हॉर्न फिर बजा तो बौखला कर बाहर भागी। उस समय अगली सीट पे अंकल के साथ बैठा था। पिछली नशिस्तों पे लड़कियां बैठी थी। हुनैन के बैठे वैन चल पड़ी। उसकी क्लास फेलो राफिया ने जरा मुंह बनाकर कहा, हुनैन जल्दी आया करो। उसामा ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। राफिया बाजी, जब आप लोग 31 स्टेट में रहते थे और आपको हमसे बाद में अंकल पिक करते थे तो हम भी आपका इसी तरह इंतजार करते थे। राफिया होठ सुकेर कर खामोश रही। हुनैन ने फातिया नजरों से उसे देखकर अपना बैग आगे उसामा की तरफ बढ़ाया जिसे उसने अपने कदमों में रख लिया। राफिया और सजल ने भी अपने अपने बैग उसी नीयत से उठाए कि जरा ज्यादा आराम से बैठ सके। उससे कबल के अपने बैग आगे पास करते हुनैन ने बाजू बढ़ाकर उसामा की गर्दन की नब्ज महसूस की। फिर लड़कियों को देखते हुए एक्साइटेड सी बोली, अभी सांस ले रहा है, ऐसा करो तुम अपने बैग्स दे दो ताकि बच्चे का सांस सही से बंद ना हो। बैग्स आगे बढ़ाते हाथ फवारे फौरन रुके और मुंह बनाकर वापस सो गए। हुनैन के चेहरे के तासुरात बदले और तनबीह नजरों से उन सबको देखकर पीछे होकर बैठ गई। उसामा ने गर्दन जरा मोड़कर मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा और एक आंख दबाई। हुनैन ने भी बेसाख्ता उमड़ कर आती मुस्कुराहट रोक ली। घर की मुर्गी और बाहर की दाल में वाजिया फर्क था। इस्लामाबाद पे सुबह का दूधियापन सर्द होकर खस्ता पड़ गया और सूरज सवा नीचे पे पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए। मगर लंदन में अभी सुबह ताज़ा थी। ठंडे सी छाया में घर से बिल्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फरबी माइल स्वीटेड बटर साहब के साथ एक सूट में मलबूस नौजवान खड़ा था। वो साहब जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। तब वतन नौजवान ने घड़ी देखते उनको मुखातिब किया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में एक खासा वक्त है। डॉक्टर आता, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठे? बस थोड़ी देर और। खिजर, आपकी वापसी कब है इस्लामाबाद की? कॉन्फ्रेंस अटेंड करके निकल जाऊंगा शाम को। तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिजर का जवाब सुने बगैर वजह से दूर किसी को देखकर शहनाज़ साहब मुस्कुराए तो खिजर ने उस जानब देखा। अब डॉक्टर सारा का इंतजार कर रहे थे। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सीधे एंट्रेंस तक चले आए जहाँ से वो चलती आ रही थी। वो गोरी गुलाबी नीली सब आंखों वाली थी। उम्र 30 से 35 के दरमियान, मगर काफी दुबली पतली खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आंखों की गिद लकीरी पड़ती। बाल फ्रेंच नॉट में बांध रखे थे। मजमूई तौर पर उसके चेहरे पर एक सादा पुरखलूस सा तासर था। उनको देखकर शनासाई से सर को खम देती करीब आई। हाथ में फाइल फोल्डर बैग बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर आता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटे को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ, आपको पता है ना। उनसे तफसीली बात न कर लो तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा मौजरत भरे अंदाज में बोली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनसे मिलो, एक खीसर है। प्लानिंग कमीशन में शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खीसर है डॉक्टर सारा गाजी, केमिकल इंजीनियर है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिजाइन में पीएचडी करने वाली पहली पाकिस्तानी और आज की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन एक रॉकेट साइंटिस्ट है। बात खत्म करके उन्होंने फकत से उस अहदेदार के तसरा देखी। सर, मुझे मैडम के क्रेडेंशियल्स सुनना अच्छा लग रहा है और ना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज का आना जाना है। किसी ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। डॉक्टर आता बेहद महसूस नजर आने लगी। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने क्रेडेंशियल्स सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खिजर की तरफ मुतवज्जह हुआ। सुनाए खिजर, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगे तो आप मैम, आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में IMF के खिलाफ केस जीता है, जितनी मुबारक तो कम है। जी खिजर साहब, उसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है जिन्होंने अपने खर्च पे एक केस लड़ा था। वो अबरू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी, कोई शक नहीं। डॉक्टर आता ने तायद की। फिर जैसे कुछ याद आने पे पूछने लगी, डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा तो सोचा आपसे मालूम कर लूंगा, आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के अहदेदार ने सवालिया डॉक्टर आता को देखा।
सारा के हस्बैंड वारिस गाजी नीप ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले उनका मर्डर हुआ था। उनके भाई ने ही किया था। सारा के उसे सजा हुई, वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ओह, बहुत अफसोस हुआ। खिजर को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं। डॉक्टर आता सब कहते थे क्या था तो शायद किया हो, मगर मैं उस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, किसास, बदला, उन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी है, सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो उनकी सेफ्टी को खतरे में डाले। भरी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना बुरी नीयत है हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह से दिखाता है। वो भी अफसरदा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने। आपने कहा था मेल करवा देंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। खिजर ने जैसे बात बदली। वो अभी तक लॉबी में खड़े थे और माहौल खासा सुगवार हो गया था। लम्बे पर में वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए थे। सारा जबरदस्ती मुस्कुराई। आई एम सॉरी खिजर, मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की। मैं शाम में इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। जाते ही उसको याद कराऊंगी, वो आपको मेल कर देगा। और हाँ, मैं पूछने लगा था आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा? आज नजर नहीं आ रहा। वो किसी जाती काम में मसरूफ है, कहते उसकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। खीजर ने माथे को छुआ। मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। कहीं ना हो कि मैं उसकी मेल मिस कर दूँ। सादी सादी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया। फिर चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए उन दोनों को देखा। अंदर चलते हैं। आज हमारे पास तमाना की दुनिया को दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वो कहकर आगे बढ़ी तो दोनों उसके साथ हो ली। अलबत्ता डॉक्टर आता अभी तक ये मौजूद छेड़ने पे बेशमानी महसूस कर रहे थे और खिजर याद करते हुए कह रहा था, बिल्कुल सादिस बहुत ही कंपेटेंट लड़का है। मैं एक दफा मिला था। वो दूर होते गए और लबी की गहमागहमी में उनकी आवाज़ें मध्यम पड़ती गई। गिरफ्तार दिल थी मगर हौसला न हारा था। इस्लामाबाद में दोपहर तेज शुआओं के साथ गोया बरस रही थी। ऐसे में सुनहरी रोशनी में नहाए छोटे बागीचे वाले घर से आगे मेन रोड पे निकले तो मरकज शुरू हो जाता, जहाँ एक कतार में दुकानें थी और कतार के कोने पे आखिरी दुकान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। ऊपर बड़े से बोर्ड पे जेली उर्फ में लिखा था, फूडीली एवर आफ्टर। यकीनन ये परियों की कहानी की इख्तितामी हैप्पीली एवर आफ्टर की इश्तियांगेज नई शक्ल थी। रेस्टोरेंट के बरामदे में बिछी कुर्सियां खाली थी। करीब ही फूलों का स्टॉल लगाए कम उम्र पठान बच्चा मौजूद था। रेस्टोरेंट की सड़क के सामने की दीवार शीशे की थी, जिससे अंदर जाकर तो सब सुना पड़ा था। अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, सो सिवाय वेटर्स के जो काम निपटाते फिर रहे थे वहाँ कोई गाहक मौजूद न था। सब मेजें खाली थी सिवाय शीशे की दीवार से लगे मेज के। उस पर लैपटॉप रखा था, एक खुली फाइल और 2 मोबाइल्स, साथ कॉफी मग जिससे वक्फे वक्फे से घुट भर रहा था, जबकि उसकी निगाह लैपटॉप स्क्रीन पे जमी थी। वो काफी संजीदा नजर आ रहा था। जींस पे बटन वाली शर्ट जिसकी आस्तीनें पीछे मोड़ रखी थी। स्क्रीन पे जमी आंखें गहरी भूरी और पुरकशिश थी। रंगत बहुत साफ और नकुश, काफी हैंडसम। बाल पीछे की तरफ ब्रश कर रखे थे। सामने से देखो तो सीधे लगते, पीछे से देखो तो घुंघरियाले थी, बिल्कुल जमर जैसी। उसकी मजमूई शख्सियत ज़हन पे एक साफ सुथरा खुशगवार सा तासुर छोड़ती थी। लैपटॉप की तरफ देखते हुए गाये बकाए एक नज़र उन फोन्स पर भी डाल लेता। करीब से गुजरता वेटर भी उन्हीं फोन्स को देख रहा था। सादी भाई, वेटर ने रुककर उसे मुखातिब किया। वो मसरूफ सा पड़ता रहा। इस मोबाइल का मालिक अभी तक नहीं आया? इसके अब्बू को इतला तो कर दी, आ जाएगा। वो पढ़ते पढ़ते निचला लब दबाए बोला। उसकी आवाज़ भारी और साफ थी। उर्दू का लहजा किसी भी इलाकाई ज़बान के असर में नहीं था। बड़ा कोई लापरवाह लड़का था, इतना कीमती मोबाइल मेज पे छोड़ गया। आप न देखते तो कोई चुरा कर ले जा चुका होता। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। गर्दन हिलाए बगैर सिर्फ निगाहें उठाकर वेटर को देखा। कस्टमर तो उसके बाद आए ही नहीं। मैं ना होता तब भी तुम दोनों फिर तो रहे हो, फिर कौन चुरा कर ले जाता? वेटर छिप गया। मतलब गुम सकता था, गिर सकता था। शुक्र आपने देख लिया। मैडम की तरह आप भी बहुत दयानतदार है भाई। थोड़ा सा मक्खन क्रीम सूप के लिए बचा रखो जुनेद। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तंबिया करता हुआ कुछ टाइप कर रहा था। जुनेद गड़बड़ा कर वहां से उठ गया। दफातन उसने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। ये उसका अपना मोबाइल था। सादी यूसुफ बात कर रहा हूँ थरकॉल से। जी। उसने रुककर सुना, फिर अस्बात में सर हिलाकर बोला, जी मैंने वो रिपोर्ट देख ली, मगर जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लिखकर मेल कर रहा हूँ।
अगले हफ्ते हमें फील्ड पे जाना है। तब तक वो धीमे मगर कतई लहजे में बात कर रहा था। इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। हाँ गुल खान, कैसे हो? फोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते उसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा खराब है, बड़ी बिगड़े मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब क्या कर दिया मेरे शहर के लोगों ने? वो जो सड़क की दूसरी तरफ बैठा है ना, इशारे पे सादी ने उस तरफ देखा जहाँ दूर फूलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुल खान से जरा बड़ा बच्चा चला रहा था। वो खाना खराब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए आकर बैठ गए हो ताकि उसे चुराने में मुश्किल न हो? सादी ने समझकर इस बात में सर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक न किया करो हमारे साथ। वो हमारी नजर की निशानी पे फिर आगे होकर बोला, भाई तुम्हारा नाम साद है ना? मतलब प्यार से सादी कहते हैं? नहीं, मुझे गुस्से से भी सब सादी ही कहते हैं। साद नहीं है, ये सादी है, शेख सादी से। वो बच्चे को देखे बगैर काम करते हुए कह रहा था। तुम्हारा अबू कैसा है? सुबह नमाज पे नहीं था। बस अब बाबा हमारी तरह थोड़ी है कि पहले आसान पे उठ जाए। उसने गर्दन उखड़ा कर कहा। हाँ, और फिर मस्जिद में आकर सस्ते में सो जाए। देख रहा था मैं तुम्हें आज। गुलखान बुरा सा मुंह बनाकर सीधा हुआ। यार तुम्हारा एक आंख पीछे भी लगा हुआ है, कभी तो माफ कर दिया करो। तुम्हें इतना लंबा सूरत पड़ता है, हमें नींद आ जाता है। फिर कुछ याद आने पे तासरात बदले। दिलचस्पी से मस्जिद आगे कहा, भाई तुमने इतना अच्छा कुरान पढ़ना किधर से सीखा? मेरे स्कूल के एक कारी। वो बताते बताते रुका, जैसे कुछ याद आया। सर उठाकर जुनैद को पुकारा। स्कूल का ऑर्डर तैयार हो गया। साथ ही वॉल क्लॉक देखा। कौन सा ऑर्डर भाई? जुनैद सुफियान दोनों भागे आई। सादी ने अचंभे से दोनों को देखा। क्या मतलब? फहीम ने नहीं बताया? कल मैं उधर था जब फोन आया था, पिकिंग का ऑर्डर था। फहीम को बता कर गया था मैं। वो कहती ही खड़ा हुआ, जैसे अलार्म सा बज रहा हो कहीं। फहीम तो बीमार था, आज आया ही नहीं। उसने तो कोई जिक्र नहीं किया भाई। या अल्लाह, 2 घंटे तक डिलीवरी करनी है और यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ। उठते हुए चीजें समेटने लगा। उसका इरादा बाप कर दोनों बौखला गई। भाई आप रहने दे, हम कर लेंगे। उनकी कॉल मैंने उठाई थी, ऑर्डर मैंने नोट किया था। जब उन्होंने नाम पूछा तो मैंने सादी यूसुफ बताया था। मैंने उनको जुबान दी है कि आज सफेद तक ऑर्डर तैयार होगा। अब वो मेरे भरोसे आएंगे, सो ऑर्डर भी मुझे ही पूरा करना है। कतिये से कहता हुआ लैपटॉप बंद करके मैं इसके पीछे से निकला। गुलखान ने उसका कप उठाकर कॉफी चखी। सादी के खुद को देखने पे मुस्कुराया। हम पे तो पराये घर का पानी भी हराम है, मगर तुम तो अपना भाई है। घूट और भरे, 2 घूट और भरे। सादी उसका कंधा टपक कर रिसेप्शन तक आया। एकदम गुलखान वो खाना खराब कहता कब छोड़कर भागा। उन तीनों ने मुड़कर देखा। सड़क पे मुकाबिल वाला लड़का फूल उठाए भाग रहा था। गुलखान उसके पीछे लपक रहा था। एक सफेद गाड़ी करीब आती दिखाई दे रही थी। सादी वापस रजिस्टर की तरफ मुतवज्जा, मगर जहन में जैसे कुछ चटका। सफेद गाड़ी। उसने तेजी से गर्दन मुड़ी। वो सफेद रोल्स रॉयस थी और उसके मालिक को तो लाखों में पहचानता था। नौशेरवा कारदार वो बेख्तियार ग्लास डोर के करीब आ खड़ा हुआ। तो ठहर तो सही। दोनों लड़के आगे पीछे भागते सड़क पे आए। रोल्स रॉयस ने एकदम ब्रेक लगाई, टायर छरछराए। दूसरा तो भाग आया था। गुलखान दपक कर सर पे हाथ रखी सड़क पे बैठ गया। गाड़ी के तरह से खोलकर सुख चेहरा लेना शर्मा तेजी से बाहर निकला। अंधे इडियट, तुम्हारे बाप की सड़क है, चलने की तमीज नहीं है। अभी मेरी गाड़ी कहीं लग जाती तो कैसे नुकसान पूरा करते अपने माँ बाप को बेचकर। उसका जैसे बस नहीं चल रहा था। लड़की को 2 थप्पड़ लगा दी। ड्रेस पैंट शर्ट ऊपर बना आस्तीन के वेस्ट में मलबूस ऑफिस की तैयारी में लग रहा था। साथ ही जींस की जेब में हाथ डाले कदम कदम चलता बाहर आया। रेस्टोरेंट का सब्जा अबूर करके सड़क के किनारे आ रुका। और अगर तुम्हारी गाड़ी से इस बच्चे को चोट लग जाती तो तुम किसको बेचकर नुकसान पूरा करते? नौशेरवा जब बिगड़े तेवरों के साथ गाड़ी की तरफ पलट रहा था, बेख्तियार पलटा। सादी को देखकर गुस्सा जैसे कम हुआ, मगर आंखों में तपिश और कीना बढ़ गया। गुलखान लपक कर सादी के पीछे आ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं समझ गया। नौशेरवा ने तैश को दबाकर तनसिया मुस्कुराने की कोशिश की। ये शायद तुम्हारा मैन बिजनेस है। इन आवारा लड़कों को चोटें लगाओ और फिर गाड़ियों के मालकान से रकम वसूल करो। गुड गुड। क्या करने से रेस्टोरेंट का किराया पूरा हो जाता है? साथ ही आंखें सुकेड़े ठंडे तासरात के साथ उसे देखता रहा। मेरा असल बिजनेस तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारा मूड खराब न हो तो मैं दोहरा दूंगी मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नौशेरवा के चेहरे पे फिर से सुर्खी बढ़ने लगी। लब भींच कर बमुश्किल जब्त किया।
मेरे पास इतना वक्त नहीं है इस शादी के मैं तुम्हारे ऑफिस की रवादात सुन सकूं। मेरे पास मेरी एक कंपनी है जहाँ जाने के लिए मैं इस तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से लेट हो रहा हूँ। उसने हिकारत से बच्चे की तरफ इशारा किया जो शादी के बाजू की ओर से उसे देख रहा था। अच्छा, तुम ऑफिस जा रहे हो? वेरी गुड। लेकिन मेरा जोग्राफिया अगर दुरुस्त है तो मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारे घर से ऑफिस के रास्ते में नहीं पड़ता। सो मेरी छठी हिस्स मुझे ये बताती है कि यकीनन तुम्हारी इर्द गिर्द आज किसी हवाले से मेरा जिक्र हुआ होगा और तुम हंसबे मामूल गुस्से में बेकाबू होकर मुझे चेक करने आए हो। सो अब तुम देख ही चुके हो कि मैं वही सादी हूँ। कंधे जरा से उचकाकर सादी ने बहुत आराम से कहा। वेटर सुने सुफैन, गुल खान का बाप और एक राहगीर अब जमा हुए खड़े तमाशा देख रहे थे। शब्द की शिद्दत से नौशर्मा की आंखें सुर्ख होने लगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक एथीमी में बड़ा होने वाला मिडिल क्लास लड़का हूँ। मेरी माँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और मेरा घर इससे भी छोटा है। मैं इंग्लैंड पढ़ने भी स्कॉलरशिप पे गया था और मैंने जिंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब पैसे न होने के बाद हमें चटनी से रोटी खानी पड़ती थी। आज मैं केमिकल इंजीनियर, एक साइंसदान और आज मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने खानदान, अपने घर, अपनी माली हैसियत मुझे किसी चीज़ के बारे में सच सच बताने से कोई झिझक महसूस नहीं होती। मैं सादी यूसुफ खान हूँ और यहाँ सब मुझे जानते हैं। क्या अब तुम भरे मजमा में अपना तारुफ करवा सकती हो? नौशेरों का गुस्सा ठंडा और आंखों की तपिश मजीद भड़क चुकी थी। वो खामोश रहा तो सादी ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर नहीं तो बेहतर है कि तुम अपनी कीमती कार ठीक से ड्राइव करना सीख लो, क्योंकि पहली दफा नहीं है जब तुम गलत ड्राइव कर रही हो। और अगर तुम्हारा यहीं खड़े रहने का इरादा है तो फिर गाड़ी आगे पीछे कर लो ताकि तुम हमारी कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। उसी तरह जब वो में हाथ डाले वो वापस पलट गया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर आया तो बाहर नर शर्मा गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर रहा था। गुल खान अभी उसके साथ अंदर आया था और अब खासी मजबूती से खड़ा था। ना तो सादी भाई कितने की होगी उसकी डब्बा गाड़ी जिस पर इतना अकड़ रहा था? सदी ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। ज्यादा नहीं, बस 4-4.5 करोड़ रुपए की। गुल खान का मुंह मारे शौक की खुल गया। सदी आस्ते ने फोल्ड करता काउंटर तक आया मगर उसका फोन बज उठा। नंबर देकर उसने तेजी से कॉल ली। एडवोकेट खिलची कॉलिंग। जी खिलची भाई, क्या बना? समाप्त हुई पूछते हुए उसके चेहरे पे लम्हे भर को डर और उम्मीद का मिला जुला तासुर उभरा। फिर जवाब सुनकर वो तासुर मुस्कुराहट में ढलता गया। रियली आपको यकीन है ना मामू बरी हो जाएंगे? ओके, मैं दुआ कर रहा हूँ। फोन रखकर उसने फौरन बाहर देखा। नौशेरवा की कार जा चुकी थी, उसकी धूल तक वहां नहीं थी। सादी ने पुरअज़्म मुस्कुराहट के साथ दूर आसमान को देखा। एक खबर सुनकर आपकी शक्ल कैसी होगी मैं देखना चाहता हूँ हाशिम भाई। और फिर अमले की तरफ मुड़ गया। कम ऑन बॉयज, हमारे पास अभी 2 घंटे हैं।